तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके पहले क्लास ए एम्पलीफायर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्लास ए एम्पलीफायर का हम लोग सर्किट डायग्राम देख चुके हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं, और उसके अलावा क्लास ए एम्पलीफायर में हम लोग देख चुके हैं उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी और सर्किट एफिशिएंसी। तो इतनी सारी चीजों को हम लोग कवर कर चुके हैं। हमने देखा था कि क्लास ए एम्पलीफायर में सबसे बड़ी खासियत है कि इसका कंडक्शन पूरे 360 डिग्री के लिए इसका कंडक्शन होता है, यानी हमें फुल वेव मिलता है। जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो पूरा का पूरा सिग्नल रिप्रोड्यूस होता है आउटपुट साइड में, जो हम लोग लोड को देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा 360 डिग्री पे कंडक्शन होता है, पूरा कंप्लीट वेव हम लोगों को मिलता है। हम लोगों ने और भी देखा, हम लोगों ने अंतर भी देखा कि कैसे वोल्टेज एम्पलीफायर और कैसे पावर एम्पलीफायर में अंतर होता है और क्या क्या अंतर होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जहां आपका वोल्टेज एम्पलीफायर होता है वहां क्या होता है, सोर्स का रेजिस्टेंस हम लोग कम रखते हैं और हम लोग लोड साइड का रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। लेकिन वहीं पर क्या होता है, आपके पावर एम्पलीफायर में हम लोग कोशिश करते हैं कि लोड का रेजिस्टेंस कम रहे। वोल्टेज एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते थे, तो वोल्टेज एम्पलीफायर में हम लोग आउटपुट साइड में एक बढ़ा हुआ वोल्टेज देते थे हाई रेजिस्टेंस में। लेकिन पावर एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं, तो पावर एम्पलीफायर में हम लोग एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट लो रेजिस्टेंस से गुजारते हैं, यानी एक अच्छा खासा करंट लो रेजिस्टेंस से गुजारते हैं, और सो दैट कि आईआर ड्रॉप आपके डिवाइस में ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखा पावर एम्पलीफायर में, क्लास ए एम्पलीफायर में हमने देखा। और हमने देखा कि क्लास ए एम्पलीफायर की ओवरऑल एफिशिएंसी 25% ही रह जाती है, और वहीं उसकी आपका जो कलेक्टर एफिशिएंसी है वो 50% रहता है। तो हालांकि ये चीजें ऐसी हैं कि पावर एम्पलीफायर में हमने देखा कि पावर एम्पलीफायर में, क्लास ए एम्पलीफायर में पूरे 360 डिग्री में कंडक्शन हो रहा है, यानी पूरा का पूरा कंडक्शन हो रहा है। हमारा जो सोर्स था उसका एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन हो रहा है हमारे लोड साइड में। लेकिन ये पूरे पूरे कंडक्शन के बाद भी हमने देखा कि एफिशिएंसी हमें बहुत कम मिलती है, सिर्फ 25% एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी हमें मिलती है। हमने डिस्कस ये भी किया था कि इस एफिशिएंसी की कमी को क्लास ए एम्पलीफायर में हम लोग कैसे दूर करते हैं। तो हम लोग दूर करते हैं आगे चल के ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर यूज करके इस कमी को दूर करते हैं। तो यही चीज आज हम लोग देखेंगे, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। तो टॉपिक दे दीजिए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। तो आगे चल के डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स में ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है। वहां हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें हम लोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड फर्दर और भी जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर्स, करंट ट्रांसफार्मर्स, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर में भी स्टेप डाउन मैकेनिज्म, स्टेप अप मैकेनिज्म, ये बहुत सारी चीजें देखेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर का टेस्ट देखेंगे हम लोग, ट्रांसफार्मर का वर्किंग देखेंगे, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस देखेंगे, मेंटेनेंस में भी हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखेंगे, रूटीन मेंटेनेंस देखेंगे, रूटीन चेकअप देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें ट्रांसफार्मर से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज जो ट्रांसफार्मर का यूज है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले भी बता चुके हैं। ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कपलिंग के समय भी थोड़ा सा ट्रांसफार्मर हम लोग डिस्कस किए थे, और आज ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर है, तो यहाँ भी ट्रांसफार्मर के कांसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में फिर से हम लोग एक बार देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले ही बता चुके हैं कि एक कोर हम लोग रखते हैं। ये कोर जनरली हम लोग हाई परमेबल मटेरियल का बनाते हैं, यानी जो फ्लक्स के पाथ को बहुत इजीली फ्लो होने दे, इंड्यूसमेंट ऑफ फ्लक्स को बहुत आसानी से होने दे। और इस तरह हम लोग कोर रखते हैं सीआरजीओ मटेरियल का, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का हम लोग कोशिश करते हैं, या कोई भी ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी परमेबिलिटी बहुत हाईयर हो। ठीक है। अब पहले भी बता चुके हैं कि एक साइड जहां से हम लोग सप्लाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साइड, और दूसरे साइड जहां से हम लोग सप्लाई लेते हैं यानी लोड को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ठीक है। तो हम लोग, हमारे ऊपर फ्रीडम है, हम किसी साइड से सप्लाई दे सकते हैं, हम इधर से भी सप्लाई दे सकते हैं, हम इधर से भी सप्लाई दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें हमारी जरूरतें क्या क्या है। तो किसी एक साइड को हम लोग प्राइमरी मान सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि हमेशा आपके ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड में प्राइमरी होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो कितना रखना है, हमें क्या यूज करना है इसका, हमें स्टेप अप मैकेनिज्म में यूज करना है कि स्टेप डाउन मैकेनिज्म में यूज करना है। ठीक है। तो किसी भी प्राइमरी मान लेंगे तो इजी क्या होता है, इसको हम लोग प्राइमरी मान लेते हैं, यानी इस साइड से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे और इस साइड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा जो हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी साइड हो गया। यहाँ हम लोग वैरिंग वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं,
यहाँ हम लोग वैरिंग वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। अब होता क्या है कि टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके प्राइमरी में N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके सेकेंडरी में N2 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा यानी N2 by N1 जो रेशियो होगा, यही वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ट्रांसफार्मर नाम आया, तो ट्रांसफार्मर नाम आया क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यानी रूपांतरण करते हैं, ठीक है। वोल्टेज होता क्या है कि पावर, तो पावर हमें पता है कि P इज इक्वल टू VI cos phi, ठीक है। cos phi पावर फैक्टर होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर पावर फैक्टर का कोई अंतर नहीं पड़ता है प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो हम लोग पावर फैक्टर को इस केस में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल फार्मूला आपके इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है? P इज इक्वल टू VI cos phi। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी से प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर करने के अंदर पावर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता है, पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लोग पावर फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। आपका पावर हो जाता है फिर P इज इक्वल टू VI यानी वोल्टेज इनटू करंट। अब क्या है, ट्रांसफार्मर में लगभग आपके सप्लाई साइड का पावर और आपके लोड साइड का पावर ऑलमोस्ट बराबर होता है। जो लॉसेस होता भी है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, हम लोग लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यानी हम लोग मान के चलते हैं कि प्राइमरी साइड का पावर और सेकेंडरी साइड का पावर बराबर है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, टर्न्स रेशियो से वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। तो जाहिर है दोनों साइड का पावर अगर बराबर होगा, यानी आपका V1 I1 सपोज दैट आपके प्राइमरी साइड है और V2 I2 आपके सेकेंडरी साइड है, तो जाहिर है अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो पावर तो कांस्टेंट रहना है। यानी आपके इस साइड अगर इधर से हम लोग यहाँ जो वोल्टेज है V1, इस साइड अगर हम बढ़ा हुआ वोल्टेज देते हैं तो पावर को कांस्टेंट रहना है, डेफिनेटली करंट को कम होना होगा। इसी प्रिंसिपल पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल ले लो, 100 वाट का हम लोग को पावर देना है। इनिशियली ये जो सप्लाई है 10 वोल्ट और 10 एम्पीयर करंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको बढ़ा के 50 कर देते हैं वोल्टेज को, आपका वोल्टेज 50 हो जाता है, तो डेफिनेटली इसको कम होना होगा, करंट को कम होना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पावर को 100 ही आना है, अल्टीमेटली आपके पावर को 100 आना है, तो डेफिनेटली करंट आपका 2 एम्पियर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 into 10 100, पावर अभी भी उतना ही है। ये 50 into 10 50 into 2 100, अभी भी पावर उतना ही है। तो पावर दोनों साइड का ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत लॉसेस में जाता है जिसको हम लोग अभी नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो पहले आपका वोल्टेज था, सपोज दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, तो पहले आपका वोल्टेज था 10 वोल्ट था, हमने वोल्टेज को अप बढ़ा के 50 कर दिया, तो वहां आपका करंट अपने आप कम होके 2 एम्पियर्स हो गया, और ये एडजस्टमेंट चलता रहता है, आपका करंट कम हो गया। इसी प्रिंसिपल पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। और काम भी कैसे करता है, तो इसके हेल्प से, टर्न्स रेशियो के हेल्प से, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने देखा है कि इसने जो फ्लक्स क्रिएट किया, प्राइमरी ने जो फ्लक्स क्रिएट किया वो कितना होगा, तो सिंपली आपका N1 आपके प्राइमरी का फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा N1 ∅1 के। और ये पूरा का पूरा फार्मूला क्या होता है, तो पूरा का पूरा फार्मूला आपको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। और आपको पता है कि MMF कितना हो जाता है Ni, और रिलक्टेंस हो जाता है S, जिसको हम लोग और लिख सकते हैं Ni डिवाइडेड बाय 1 by म्यू नॉट म्यू आर L by A, ये फॉर्मूला होता है। तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट में हम लोग देखें तो आपका फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है Ni के, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इतना है, और इसमें जाके जो लिंक करेगा, इसमें जाके जो लिंक करेगा वो फ्लक्स जो लिंक करेगा, तो यहाँ ये टर्न्स रिस्पांसिबल होगा, यहाँ ये टर्न्स, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसके टर्न और इसके करंट की वजह से, सॉरी प्राइमरी के करंट की वजह से इंड्यूस होगा, क्योंकि प्राइमरी के करंट की वजह से ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी की वजह से ये जो रेशियो जो आता है, ये रेशियो, टर्न्स का रेशियो आपके वोल्टेज के लिए रिस्पांसिबल होता है। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। पावर आपका क्या होता है, पावर होता है P इक्वल टू VI cos phi। ट्रांसफार्मर के अंदर cos phi क्या है, P इक्वल टू VI cos phi का फार्मूला में cos phi क्या है, पावर फैक्टर है। आगे चल के आप लोग बताएंगे पावर फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, डिटेल से बताएंगे। यहाँ क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी से सेकेंडरी तक जो पावर का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां पावर फैक्टर में कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है। जब पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है तो इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, तो आपका पावर का फार्मूला सिमट के आ जाता है VI पे। हाँ बोलो, नहीं है मेरे पास।
P इज इक्वल टू VI आ जाएगा, ये पावर का इक्वेशन सिमट गया यहाँ पे। तो होगा क्या कि हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। तो प्राइमरी साइड का पावर और सेकेंडरी साइड का पावर ऑलमोस्ट बराबर होता है। थोड़ा सा लॉसेस होगा आपके ट्रांसफार्मर के अंदर, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो इग्नोर करके चलते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि सपोज दैट आपको प्राइमरी का पावर 100 रखना है और आपको पता है कि इसमें पावर का लॉस नेग्लिजिबल होता है, यानी प्राइमरी का पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी का पावर। तो अगर 100 वाट आपका पावर है, आपको सेकेंडरी साइड भी अगर 100 वाट रखना है, तो एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलें कि सपोज दैट पहले जो आपका पावर है उसमें 10 वोल्ट वोल्टेज है और 10 एंपियर करंट है। हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर में टर्न्स रेशियो को बदल के ऐसा अरेंजमेंट किया कि अब आपका वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा और 50 हो जाएगा। तो डेफिनेटली पावर को तो 100 ही रखना है, यहाँ 10 × 10 100 मिल रहा था VI, यहाँ भी आपको 100 ही रखना है, लेकिन यहाँ हमने वोल्टेज को स्टेप अप करके 50 पर ला दिया, तो अपने आप करंट स्टेप डाउन होके 2 पर आ जाएगा। और एनी हाउ 100 वाट प्राइमरी साइड और 100 वाट सेकेंडरी साइड ही पावर दोनों का रहेगा। इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है ट्रांसफार्मर। और ये काम कराता कौन है इससे, ये वोल्टेज को बढ़ाना और करंट को घटाना, तो ये टर्न्स रेशियो कराता है N2/N1। तो ये टर्न्स रेशियो इन सब चीजों के लिए रिस्पांसिबल है। अब टर्न्स रेशियो कैसे रिस्पांसिबल है, तो हम पहले बता चुके हैं। प्राइमरी साइड में अगर फ्लक्स क्रिएट हुआ, ठीक है, तो प्राइमरी साइड में फ्लक्स क्रिएट हुआ किसके वजह से, आपका प्राइमरी करंट I1 फ्लो कर रहा था उसके वजह से। यहाँ आपको पता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni, और पूरा का पूरा फार्मूला अगर हम लोग देखें तो फ्लक्स इज इक्वल टू MMF बाय रिलक्टेंस। MMF क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो ठीक है, Ni/S, और रिलक्टेंस क्या हो जाता है 1/μ0/μr L/A। यानी हमको पता है कि आपका फ्लक्स डिपेंड करेगा Ni पे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पे। तो अब क्या है, यहाँ पे इसके अंदर करंट, इसके अंदर हमने प्राइमरी साइड में साइनसोइडल अल्टरनेटिंग साइनसोइडल वोल्टेज को दिया, नतीजा हुआ कि करंट अल्टरनेटिंग साइनसोइडल हुआ, और उसके बाद फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो भी अल्टरनेटिंग साइनसोइडल है। अब ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये पूरा का पूरा फ्लक्स जाके सेकेंडरी से भी लिंक करेगा। थोड़ा सा लीकेज फ्लक्स भी होगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि लीकेज फ्लक्स अभी नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा प्राइमरी का बनाया हुआ फ्लक्स आपके सेकेंडरी से लिंक कर रहा है। जाओ ना बेटा, देखो आप पलटिए, जब पूरा का पूरा फ्लक्स आपका, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि प्राइमरी का बनाया हुआ पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है वोल्टेज का, बस हम लोग यही देख लेते हैं एग्जांपल। तो होगा क्या यहाँ पे कि Ni जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ एक EMF था, यहाँ हमने वोल्टेज सप्लाई दिया V1, जिसकी वजह से EMF क्रिएट हुआ यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की वजह से E1, और जो वोल्टेज यहाँ हमने दिया वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट की वजह से फ्लक्स बना, फ्लक्स ट्रैवल करके आपका प्राइमरी का बनाया हुआ फ्लक्स ट्रैवल करके सेकेंडरी में लिंक किया। तो यहाँ जो फ्लक्स बना वो सेकेंडरी से लिंक कर रहा है। अब हमने देखा कि फ्लक्स ये था, यहाँ जाके लिंक कर रहा है, और वो फ्लक्स लिंकेज चूंकि करंट की वजह से फ्लक्स बार-बार बदल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। और यहाँ हमें पता है कि यहाँ जो फ्लक्स आपके सेकेंडरी में जो फ्लक्स के वैरी करने की वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, तो आपके सेकेंडरी का टर्न रिस्पांसिबल है। क्योंकि हम लोग देखते थे बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होता था, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अगर इसका इंड्यूस EMF हम निकाल रहे हैं तो वो कितना होता था, तो वहां M आ जाता था M dI1 by dt। ये क्या होता था, तो आपके सेकेंडरी के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF हुआ प्राइमरी के फ्लक्स के वजह से, ठीक है, तो प्राइमरी के फ्लक्स की वजह से यानी प्राइमरी के करंट की वजह से, तो ये फार्मूला होके यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से EMF इंड्यूस होता था, ठीक है। तो अब इसका चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, d∅dt। और आपको पता है कि फैराडे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थे, तो आपको पता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से यहाँ जो EMF इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी के टर्न्स और इसके फाई की वजह से होगा, और यहाँ जो इसका फाई आ रहा है N2, और ये जो फाई आ रहा था वो N1 की वजह से क्रिएट हो रहा था, वो प्राइमरी की वजह से क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ आ जाएगा आपका ठीक है, इसकी वजह से आपका फ्लक्स क्रिएट हो रहा था। तो इस तरह क्या होता है, बाद में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जो है दोनों के कंपेयर करने में, अगर इधर का जो आपका था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज वो क्या था, तो N1 सेल्फ की वजह से था, ठीक है। तो ये हो गया आपका
प्राइमरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये हो गया सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको N2/N1 का रेशियो मिल जाएगा। इस तरह वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपका नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करता है कि वोल्टेज स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। यहाँ पे अगर आपका N2 यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर है N1 से, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ वोल्टेज स्टेप डाउन होगा, यानी आपके प्राइमरी में जो वोल्टेज है उससे बढ़ा हुआ वोल्टेज आपके सेकेंडरी में मिलेगा। यही अगर N2 लेस देन N1 रहेगा तो आपका वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है। यहाँ आपका प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है लेकिन सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो जाएगा, और इसके रिवर्स रेशियो में करंट का चेंज होता है, करंट का स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। यानी अगर इस रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी N1 से बड़ा है तो हम लोग बोलेंगे स्टेप अप मैकेनिज्म। यहाँ वोल्टेज स्टेप अप करेगा, प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज V1 है इससे बड़ा वोल्टेज हमें V2 में मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर N2 इज लेस देन N1 यानी आपके सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स से, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन मैकेनिज्म। यहाँ जो आपका प्राइमरी का वोल्टेज है उसके मुकाबले सेकेंडरी का वोल्टेज कम मिलेगा। तो यहाँ ये रेशियो जो है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और हम लोग K से इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही डिसाइड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप मैकेनिज्म में काम करेगा कि स्टेप डाउन मैकेनिज्म में काम करेगा। पहले भी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स में जब आपका N2 यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी N1 से ज्यादा होगा जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, तो हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में हमें मतलब क्या है, वोल्टेज से। तो वोल्टेज जो आपका प्राइमरी साइड जो पहले कुछ वोल्टेज रहा होगा इसके मुकाबले आपको इस साइड में बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलेगा, यानी सेकेंडरी साइड में बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलेगा। लेकिन करंट उसके रिवर्स रेशियो में होता है। ये वोल्टेज का स्टेप अप हो रहा है तो वहां करंट का स्टेप डाउन हो रहा होगा, यानी इस साइड में वोल्टेज तो बढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन करंट घटा हुआ मिलेगा हमारे स्टेप अप मैकेनिज्म में। ठीक है, वहीं आपका N2 जब लेस देन N1 है यानी आपके सेकेंडरी का टर्न्स जब आपके प्राइमरी के टर्न्स से कम है तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन मैकेनिज्म। यहाँ जो आपका वोल्टेज V1 है इसके मुकाबले आपका जो नया वोल्टेज होगा V2 वो कम होके मिलेगा, लेकिन करंट उसके रिवर्स रेशियो में। यहाँ जो आपका करंट है इससे बढ़ा हुआ करंट यहाँ मिलेगा, इससे बढ़ा हुआ करंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें हो रही हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम लोग किसी एक चीज को रेफरेंस के लिए लेके चलते हैं, तो हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस के लिए लेके चलते हैं। वोल्टेज का बढ़ना स्टेप अप, वोल्टेज का घटना स्टेप डाउन, क्योंकि हमने देखा कि दो चीजें अपोजिट हो रही हैं। जहां वोल्टेज बढ़ता है वहां करंट कम हो जाता है, जहां वोल्टेज कम होता है वहां करंट ज्यादा हो जाता है। तो हम किसी एक को ही रेफरेंस लेंगे, हम लोग वोल्टेज के रेफरेंस को लेके चलते हैं। वोल्टेज का बढ़ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज का कम होना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग लेके चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशन दे दें कि आपका N2 ग्रेटर देन 1 है तो आपका स्टेप अप मैकेनिज्म में ट्रांसफार्मर काम करेगा। अब होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ लोड को कम रख रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट रेजिस्टिव लोड है और लोड बहुत कम है, तो होगा क्या कि लोड इधर कम है तो इधर कम करंट ड्रॉ हो रहा है तो प्राइमरी से भी कम ही करंट आएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ जो भी वर्क हो रहा है, हमेशा हम कहते हैं कि हर लॉ के पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर लॉ के पीछे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ क्या है, अगर लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, अब लोड कैसे बढ़ता है, देखो एक एग्जांपल देख लो। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो जनरल वर्क जो हम लोग करते हैं वो सब पैरेलल सर्किट में होता है। आपके घर के अंदर की वायरिंग को देख लीजिए, सारा डिवाइस पैरेलल में है, आपके सारे बल्ब पैरेलल में है, फैन पैरेलल में है। तो लोड बढ़ने का क्या मतलब है, सपोज दैट कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है जिसकी वैल्यू R है, ठीक है, हमने एक और रेजिस्टेंस दे दिया पैरेलल में, इसकी वैल्यू R है, ठीक है। अब लोड के एग्जांपल को एक अलग से देख लीजिए। सपोज दैट कोई आपका वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स से हमने एक ही लोड लगाया है। मान लीजिए बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो पुराना वाला फिलामेंट वाला बल्ब आता था, इनकैंडेसेंट बल्ब आता था, उसके अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। घर में या नॉर्मल कहीं भी इंडस्ट्री में, कमर्शियल या जहां भी यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग नॉर्मली
क्या करते हैं, अपने सर्किट को पैरेलल में रखते हैं, यानी पैरेलल सर्किट में हम लोग यूज करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। तो आपने घर में भी देखा होगा कि आपका बल्ब, आपका सारा डिवाइस क्या है, पैरेलल में, हम लोग सीरीज में थोड़ा ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर सपोज दैट ये रेजिस्टेंस R है, ये वोल्टेज अगर V है, तो हमें पता है कि ओम्स लॉ के हिसाब से करंट फ्लो होगा I = V upon R, I = V upon R, एक करंट फ्लो होगा। अगर इस लोड को हम बढ़ाते हैं, तो लोड को बढ़ाने का क्या मतलब है, मान लो एक और बल्ब हमने लगा दिया उसी रूम में, लेकिन हमने कैसे लगाया, तो जाहिर हम लोग सारा काम करते हैं कैसे, पैरेलल सर्किट में, हमने वैसा ही एक और बल्ब लगा दिया। अब देखो हम लोग कह तो रहे हैं कि लोड बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस आपका R था, अब ये दोनों के मिलने के बाद नया रेजिस्टेंस R/2 हो गया पैरेलल सर्किट के हिसाब से, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोड के बढ़ने के हिसाब से करंट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ जो करंट था, यहाँ जो पहले केस में सपोज दैट जो आपका I1 रहा होगा, वोल्टेज तो हमेशा वही है, ये R है, इससे आपका डिफाइंड एक R1 है, ठीक है, इससे डिफाइंड आपका करंट I1 है। लेकिन नए केस में क्या हो रहा है, तो नए केस में अब आपका रेजिस्टेंस कम हो चुका है, ठीक है, इसके मुकाबले रेजिस्टेंस कम हो चुका है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगा, तो एक बढ़ा हुआ करंट ड्रॉ करेगा ये, ठीक है। अब ये बढ़ा हुआ करंट कहां से आएगा, कंजर्वेशन एनर्जी है, ये अपना करंट खुद तो क्रिएट नहीं कर रहा है लोड, जाहिर है आपको सोर्स से मिल रहा है। जितना लोड हम बढ़ाते जाएंगे, आपका सर्किट ही डिसाइड करेगा कि सोर्स से आपके सर्किट में कितना करंट ड्रॉ करना है, तो कंजर्वेशन एनर्जी है, लोड अपनी खुद की एनर्जी नहीं ला रहा है, लोड जो करंट को बढ़ा रहा है वो कहां से आ रहा है, अल्टीमेटली आपके सोर्स से आ रहा है। तो यहाँ भी क्या है, अगर लोड कम है, तो हमने देखा कि हम लोग क्लास A एम्पलीफायर्स में क्या करते हैं, तो क्लास A एम्पलीफायर में हम लोग रेजिस्टेंस, आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस कम रखते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस अगर खुद ही कम होगा, तो जो करंट ड्रॉ हो रहा है उसमें वो फुलफिल कहां से हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस मैग्नेटिक सर्किट से कनेक्टेड है, और मैग्नेटिक सर्किट को सप्लाई ये इलेक्ट्रिक सर्किट दे रहा है, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको सप्लाई ये वोल्टेज सोर्स दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, इस रेजिस्टेंस के लिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो अल्टीमेटली यहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई है उसकी वजह से करंट आ रहा है। तो होगा क्या कि हम लोग लोड जब कम रखेंगे, लोड कम रखेंगे तो करंट कम ड्रॉ होगा, करंट कम ड्रॉ होगा तो इधर प्राइमरी साइड से भी कम करंट आएगा, और प्राइमरी साइड से कम करंट आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसके वाइंडिंग को, वाइंडिंग जाहिर है सुपरफाइन कॉपर का हम लोग वाइंडिंग देते हैं ट्रांसफार्मर में, तो जाहिर है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो प्राइमरी साइड में एक तो आपका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो नतीजा होगा कि इधर अब IR ड्रॉप कम होगा, ठीक है। इस साइड का प्राइमरी के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है, तो जाहिर है इसका IR ड्रॉप कम होगा। यही फायदा हमें दिलाता है ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर को यूज करने में, क्योंकि होता क्या था कि वहां हमने देखा था जहां डायरेक्ट कपल्ड था, तो डायरेक्ट कपल्ड में क्या होता था, हमने देखा था कि इस तरह से हमारे ट्रांजिस्टर था जो कॉमन एमिटर मोड में था, यहां इससे डायरेक्टली हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते थे, डायरेक्टली हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। अब होता क्या था कि यहां जो भी रेजिस्टेंस रहा हो, हालांकि रेजिस्टेंस आपके पावर एम्पलीफायर में आउटपुट साइड का, लोड साइड का रेजिस्टेंस कम रहता है, लेकिन फिर भी एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है, इसमें हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर है यहाँ जो करंट जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, आउटपुट करंट जा रहा है। आउटपुट करंट जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, आप लोगों ने पहले भी देखा है, वो कैसे बनता था, तो इनपुट दो तरह से मिलता था आपके एम्पलीफायर को, एक डीसी इनपुट और एक आपका वैरिंग सिग्नल, दोनों कंबाइन होके आपको बढ़े हुए एम्पलीट्यूड का मिलता था, यानी एक ऐसा इनपुट हम लोग दिए और एक ऐसा इनपुट दिए डीसी का, और दोनों का कॉम्बिनेशन होके आपको फाइनल एक बढ़े हुए एम्पलीट्यूड का मिलता था, ठीक है। अब होगा क्या कि आपका जो भी डिवाइस है आउटपुट का, सपोज दैट ऑडियो स्पीकर है, ऑडियो स्पीकर में क्या हो रहा है कि आपका जो ये वाइब्रेशन है ना, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेव नया साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और ये पास हो रहा है इस रेजिस्टेंस से, तो आपका ये जो दो मिल के कॉम्बिनेशन बना था, पहले बता चुके हैं कि ये करता क्या है, तो आपका ये जो डीसी वोल्टेज है इससे आपके वोल्टेज के वेवफॉर्म को इतना उठा देगा जो आपका रिजल्टेंट मिलेगा। तो होता क्या है कि आपके लोड साइड के स्पीकर में इस वाइब्रेशंस की वजह से
इस फ्रीक्वेंसी की वजह से, इस इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी की वजह से करस्पॉन्डिंग साउंड की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। लेकिन जो कांस्टेंट पार्ट है इसका, ये वाला, इसके वजह से, इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस के साथ फ्लो होके वो कांस्टेंट करंट बहुत ज्यादा I2R हीटिंग कर देता है। और यही I2R हीटिंग का जो लॉस है, यही एफिशिएंसी को कम रखता है क्लास ए एम्पलीफायर जो डायरेक्ट कपल्ड है। समझ में आया कंसेप्ट? फिर से एक बार बता देते हैं। होता क्या है कि डायरेक्ट कपल्ड है, आउटपुट साइड में जो करंट मिल रहा है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि आउटपुट साइड का करंट एप्रिशिएबल होता है, यानी एक अच्छे अमाउंट का, अच्छे खासे अमाउंट का होता है। वो बढ़ा हुआ करंट का ये वेव फॉर्म है। अब होता क्या है कि इस वेव के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल वेव है और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है, इसी के करस्पॉन्डिंग आपका स्पीकर साउंड फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर का जो कांस्टेंट पार्ट है वो भी इससे फ्लो हो रहा है। वो कांस्टेंट पार्ट एक बहुत ज्यादा I2R हीटिंग इस रेजिस्टर में करा देता है। यही हीटिंग, चूंकि हमें पता है कि रेजिस्टर के अंदर की हीटिंग हीट डेसिपेशन होता है, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम गेन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेसिव हीटिंग हो रही है ना, यही लॉस ज्यादा करा देता है और अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर में एफिशिएंसी बहुत कम मिलती है, ऑलमोस्ट 25% मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसको यूज करें और इसको स्टेप डाउन मैकेनिज्म में यूज करें, ठीक है, हमेशा ध्यान देना, अभी बताया स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन किसके लिए हम लोग बोलते हैं? वोल्टेज के लिए बोलते हैं। तो इसको अगर स्टेप डाउन मैकेनिज्म में हम यूज करें, ठीक है, तो स्टेप डाउन मैकेनिज्म में क्या होगा, प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है V1, उसके मुकाबले आपके सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम होगा। क्लियर? स्टेप डाउन मैकेनिज्म में क्लियर? और हमें पता है कि ये कम होगा तो करंट अपने आप ज्यादा होगा। क्लियर? यस सर। अब आपके लोड की जो रेटिंग है, आउटपुट करंट चाहिए, लोड के रेटिंग का करंट के हिसाब से आपको आउटपुट करंट चाहिए। तो यहां लोड के रेटिंग के हिसाब से जो आउटपुट करंट होगा, तो जाहिर है इधर हमें कम करंट देना होगा, जाहिर है इधर हमें और कम करंट देना होगा। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चाहो तो कहीं लिख लो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही डिसाइड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप में होगा कि स्टेप डाउन में होगा। क्लियर? जब आपका ये होता है तो हम लोग बोलते हैं स्टेप अप, और जब आपका ये होता है तो हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। क्लियर? अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन किसका हो रहा है? वोल्टेज का हो रहा है, और उससे रिवर्स रेशियो में, उसके उल्टे रेशियो में करंट का होता है। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर जब यूज करेंगे तो आपके ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन मैकेनिज्म में रखेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, स्टेप डाउन मैकेनिज्म में रखेंगे। ठीक है? स्टेप डाउन में मैकेनिज्म में रखने से हमारा फायदा क्या हो रहा है? तो फायदा क्या हो रहा है, चलो स्टेप डाउन पे आ जाते हैं। स्टेप डाउन में क्या हुआ होगा, तो अगर इधर का वोल्टेज है V1, करंट है I1, ठीक है, तो स्टेप डाउन मैकेनिज्म है, यानी इधर का जो वोल्टेज V2 होगा ना, वो कम होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं V2 इज लेस देन V1, क्योंकि स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है, V2 कम होगा। अब V2 कम होगा तो अपने आप करंट को बढ़ना है, क्योंकि पावर को कांस्टेंट रहना है दोनों साइड। ये I2 जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा, यानी I2 इज ग्रेटर देन I1। क्लियर? अब कंपेयर करते हैं दोनों को, डायरेक्ट कपल्ड और ट्रांसफार्मर कपल्ड। डायरेक्ट कपल्ड में सपोज दैट आपके लोड को, जो कि लाउड स्पीकर का स्पीकर हो सकता है, ठीक है, तो अगर आपके लोड को सपोज दैट, मान लो, इमेजिन करो 10 एम्पियर का करंट चाहिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि 10 एम्पियर का करंट चाहिए, तो इसको क्या होगा, आपको डायरेक्ट कलेक्टर से मिलने वाला जो करंट है वो 10 एम्पियर चाहिए, तब तो डायरेक्ट कपल्ड में फुलफिल कर पाएंगे लोड को। क्लियर है? अब यहां इमेजिन करो कि आपका टर्न्स रेशियो जो है ना, N2/N1, आपका जो टर्न्स रेशियो है, सपोज दैट इस तरह से है कि आपका N2 में 100 टर्न्स, इसमें 10 टर्न्स, और आपको करना क्या है, इसमें रखना है, सॉरी इसमें रखना है, आपको N2 को छोटा रखना है, N2 में 10 टर्न्स और इसमें 100 टर्न्स, ये कितना बन गया, 1/10। अब इसके हिसाब से देखो करंट में कितना बदलाव आएगा, तो आपका करंट जो होता है, आपका वोल्टेज होता है V2
V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 और करंट हो जाता है इसका उल्टा। अब देखो इसमें क्या अंतर पड़ जाएगा इस टर्न्स रेशियो के हिसाब से। N2 बाई N1 आपका जो है वो 1/10 है, यानी हम लोग कहें तो I2 बाई I1 is equal to 10 means I1 sorry your I2 is equal to 10 I1 या यूं कहें I1 is equal to I2 upon 10। ये समझ में आ गया सबको? अब देखो कितना अंतर पड़ जाएगा। डायरेक्ट कपल्ड में अगर आपको 10 एम्पियर देना था स्पीकर को, पूरा का पूरा आपको कलेक्टर करंट 10 एम्पियर का निकालना पड़ेगा। हाई हीटिंग होगी, हाई हीटिंग होगी। और इस केस में देखो अगर हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया तो आपको आउटपुट साइड में देना है 10 एम्पियर, I2 को आपको 10 एम्पियर रखना है, ठीक है। आउटपुट साइड में आपने लोड को लगाया है, आउटपुट साइड में अगर आपको 10 एम्पियर देना है तो आपको प्राइमरी साइड में कितना करंट चाहिए? 1 एम्पियर। तो ये आपका रेशियो मिला जो आपके इसके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। अब यहाँ क्या है कि अगर हम लोग डायरेक्ट कपल्ड करते तो आपके स्पीकर को, आपके लोड को 10 एम्पियर चाहिए तो आपको कलेक्टर से भी 10 एम्पियर फ्लो कराना होता और डायरेक्टली ये 10 एम्पियर आपके लाउड स्पीकर के यानी लोड के स्पीकर को मिलता। तो कलेक्टर से आपको एक बड़ा करंट फ्लो कराना पड़ रहा है 10 एम्पियर। लेकिन वहीं अगर हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते तो ट्रांसफार्मर में आउटपुट में आपके स्पीकर को चाहिए 10 एम्पियर और यहाँ पे क्या है, टर्न्स रेशियो के हिसाब से आउटपुट का आपका 10 है डिवाइडेड बाय 10, तो आपको प्राइमरी साइड में 1 एम्पियर ही देना होगा। यानी कलेक्टर से अगर आप 1 एम्पियर गुजारेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड लोड में तो अपने आप 10 एम्पियर आपके डिवाइस को मिल जाएगा। तो सोचो कलेक्टर साइड में जब 1 एम्पियर है तो जाहिर है कलेक्टर साइड में कलेक्टर का जो अपना रेजिस्टेंस है उसमें I स्क्वायर R हीटिंग बहुत कम होगी, क्योंकि कहां 10 स्क्वायर R की हीटिंग और कहां 1 स्क्वायर R की हीटिंग। बहुत बड़ा अंतर है हीटिंग में, बहुत बड़ा अंतर है हीटिंग में, क्योंकि यहां स्क्वायर रिस्पांसिबल है, स्क्वायर रिस्पांसिबल है यहां 100 R और कहां 1 R। कितना बड़ा अंतर है, 100 टाइम्स कम हीटिंग हो रही है। समझ में आया? देखो 100 टाइम्स कम हीटिंग हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर लगाने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि कहां पहले अगर हम लोग एग्जांपल लेते कि आपके स्पीकर को 10 एम्पियर चाहिए तो कलेक्टर से भी 10 एम्पियर गुजारना पड़ता था और नतीजा था कि बहुत बड़ा I स्क्वायर R हीटिंग होता था 100 R। लेकिन अब क्या है, ट्रांसफार्मर से होके हमने कनेक्ट किया है तो कलेक्टर को अगर 10 एम्पियर चाहिए तो आपको आपके डिवाइस को अगर 10 एम्पियर चाहिए तो कलेक्टर साइड से हमें 1 एम्पियर ही देना पड़ता है। तो आपके एम्पलीफायर के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर हीटिंग अब 1 आ रही हो रही है, 100 टाइम्स कम हीटिंग हुई। और हीटिंग क्या हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, हमारी एनर्जी बर्बाद हो रही थी। यहाँ एनर्जी कम बर्बाद होगी तो जाहिर है एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो इसी कारण ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में एफिशिएंसी इंप्रूव होके ऑलमोस्ट 50% तक चली जाती है, जो उस केस में हमें ओवरऑल एफिशिएंसी कितना मिलता था 25%, और यहाँ ओवरऑल एफिशिएंसी हमें 50% मिलेगा। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आ जाते हैं हम लोग मेन एम्पलीफायर में। इसमें लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए एम्प्लाइज का साइन देके, इसमें लिख लीजिए as we have already seen, as we have already seen that the overall efficiency of direct coupled class A amplifier, the overall efficiency of the, फिर से बोल देते हैं, as we have already seen that the overall efficiency of directly coupled
क्लास ए एम्पलीफायर directly coupled class A amplifier was restricted to 25%. TO वाला 2 was restricted to 25% only. कॉमा देके IE, that is का शॉर्ट फॉर्म IE करके लिखिए, that is का शॉर्ट फॉर्म IE के बाद एक और कॉमा लीजिए, लिखिए IE, the efficiency does not exist, the efficiency does not exceeds 25%. फुल स्टॉप दे दीजिए। अगले पॉइंट में आ जाइए। द मेन रीजन फॉर दिस लोड रेजिस्टेंस, या ऐसे कर लो, द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट, ऐसे कर लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट the load resistance is directly connected to the output circuit of amplifier, फुल स्टॉप देके उसी पॉइंट में अगला लाइन, ड्यू टू दिस के बाद एक कॉमा दे देना है, ड्यू टू दिस द क्विसेंट करंट ड्यू टू दिस द क्विसेंट करंट, और क्विसेंट करंट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? ICQ। हम लोग देख चुके हैं लोड लाइन में, क्लास ए एम्पलीफायर के लोड लाइन में हम लोग देख चुके हैं। क्विसेंट करंट passes through the resistance, फुल स्टॉप देके उसी में फिर एक और अगला लाइन उसी पॉइंट में, this current causes a considerable waste of power, waste मतलब बर्बाद हो जाना, a considerable waste of power whose value is equal to ICQ square RL। ठीक है, तो थोड़ी देर जो पहले समझाए थे वही चीज है यहाँ पे। क्या था वो कि हमने देखा कि क्लास ए एम्पलीफायर जो डायरेक्टली कपल्ड था वहां उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। रीजन था कि हमने डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस को आउटपुट सर्किट से जोड़ रखा था। डायरेक्टली जोड़ने की वजह से क्या होता था, ये पूरा का पूरा क्विसेंट करंट आपके आउटपुट रेजिस्टेंस से फ्लो होता था और नतीजा होता था कि ये I2R लॉस होता था। आपकी मैक्सिमम एनर्जी, आपका मैक्सिमम पावर आपके रेजिस्टेंस के हीट में कन्वर्ट हो जाता था, जिसको हम लोग वापस इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिकवर नहीं कर सकते हैं। और ये जो वेस्ट ऑफ पावर था, ये पावर का बर्बाद होना, यही एफिशिएंसी के कम होने का कारण था डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर्स में। ठीक है, आ जाइए अगले पॉइंट में। इसमें लिख लीजिए the problem of low efficiency
द प्रॉब्लम ऑफ लो एफिशिएंसी इज सॉल्व्ड, सॉल्व में ईडी लगा के सॉल्व्ड, is solved by using a suitable transformer, by using a suitable transformer. For coupling the load to the amplifier, to the amplifier stage, STAGE, as shown in the given figure. एक फिगर बनाएंगे हम लोग, उसी के बारे में है, as shown in the given figure. तो थोड़ी देर पहले भी चर्चा किए थे, फिगर एक बनाए थे रफ में, उसी फिगर को अच्छे से बना लेना है. इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से. ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, जो पहले बता चुके हैं. ठीक है. और एक्चुअल में ये क्या है, ये सिर्फ शॉर्ट नोटेशन है सर्किट का. ये पूरा सर्किट क्या है, तो आपका क्लास ए एम्पलीफायर वाला पूरा का पूरा सर्किट है. बस अंतर है कि क्लास ए एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते थे, तो क्लास ए एम्पलीफायर में हम लोग जो बनाते थे उसमें क्या करते थे, यहां से ऐसे आरएल को गुजारते थे. ठीक है. बाकी जो सारा सर्किट था वो सब सेम सर्किट है, सिर्फ हमें इंडिकेट करना है कि हमने आउटपुट सर्किट में हमने लोड साइड में ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके, यानी ट्रांसफार्मर से कपल करके, इसमें क्या है डायरेक्ट कपलिंग है, यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, और यहाँ ट्रांसफार्मर के थ्रू होके कपलिंग है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसफार्मर कपल्ड बोलते हैं. अब नतीजा हुआ क्या, फायदा हमें क्या मिला कि एक एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, वो एग्जांपल का केस हम लोग क्या लिए थे कि अगर आपके स्पीकर को, अगर आपके लाउड स्पीकर को एक ज्यादा करंट चाहिए, 10 एंपियर चाहिए, तो यहाँ क्या था, कलेक्टर से भी 10 एंपियर फ्लो कराना पड़ता था, और कलेक्टर का 10 एंपियर फ्लो होता था तो हीटिंग बहुत ज्यादा होती थी. ठीक है. यहाँ क्या है, यहाँ अगर आउटपुट में आपको 10 एंपियर देना है तो कलेक्टर से आपको सिर्फ 1 एंपियर फ्लो कराना होगा, हीटिंग बहुत कम होगी. ये बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और हीटिंग कम होगी तो एनर्जी वेस्ट बहुत कम होगा, एनर्जी वेस्ट बहुत कम होगा तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी. ठीक है. तो ये आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का
सर्किट डायग्राम है, जल्दी से इसको बना लीजिए ये फिगर को। अब आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए आईएमपी। अगले पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर दीजिए और इसमें लिखिए सिंस द प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें लिख लीजिए सिंस द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, सिंस अ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर has a low resistance, बाबू उधर नहीं आओ, हिल जाएगा कैमरा, बैठिए। तो पहले भी बता चुके हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का लो रेजिस्टेंस हमें मिलता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। तो लोड के रेजिस्टेंस के मुकाबले जाहिर है आपका प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कनेक्टेड है आपके एम्पलीफायर से, तो कहां डायरेक्टली कपल्ड में डायरेक्टली लोड के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते थे जिसका रेजिस्टेंस हाई होता था। लेकिन यहाँ आपके एम्पलीफायर के साथ आपकी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है और लोड किसके साथ कनेक्टेड है, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। तो डेफिनेटली प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसके मुकाबले जहां हम लोग डायरेक्ट लोड रेजिस्टेंस को रखते थे। डायरेक्ट लोड रेजिस्टेंस हमेशा हाईयर होगा। तो उसी पॉइंट को जो पहले समझाए हैं उसी पॉइंट को लिख लीजिए, सिंस द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज अ लो रेजिस्टेंस, कॉमा ले लीजिए, आगे लिख लीजिए देयरफॉर the power absorbed, लो रेजिस्टेंस के बाद कॉमा देके उसके आगे लिखिए देयरफॉर the power absorbed in the winding is negligible, the power absorbed in the winding is negligible as compared to the direct coupled amplifiers। ठीक है, अगला पॉइंट में आ जाइए, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आईएमपी। इसमें लिख लीजिए द ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, द ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर is also known as single ended is also known as single ended class A amplifier। सिंगल इंडेड, इंड से बना इंडेड, ENDED, इंडेड क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर को हम लोग सिंगल इंडेड क्लास ए एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। उसी में एक और लाइन और लिखिए उसी पॉइंट में, द टर्म सिंगल इंडेड is used to differentiate this type from the push-pull amplifier। ठीक है, from the push PUSH डैश देके पुल यानी धक्का देना और खींचना, पुश पुल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर्स, फुल स्टॉप दे दीजिए। तो है क्या, इसका नाम हम लोग ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर का नाम हम लोग सिंगल इंडेड क्लास ए एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हमें अलग दिखाना है, किससे? तो आपके पुश पुल एम्पलीफायर से। आगे चलकर हम लोग देखेंगे एम्पलीफायर का एक टाइप होगा पुश पुल एम्पलीफायर। वो होता क्या है वो बता भी देते हैं, बहुत इजी है, आगे चल के आपको डिटेल से भी देखना है। पुश पुल एम्पलीफायर में हम लोग करते क्या है, एक्चुअली क्लास बी टाइप एम्पलीफायर में हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर को और क्लास ए बी टाइप में हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर को यूज करते हैं। क्लास बी टाइप में हमने देखा था कि हमें जो आउटपुट मिलता था वो आउटपुट क्या होता था, तो सिर्फ 180 डिग्री के लिए कंडक्शन करता था। ठीक है, और बाकी 180 डिग्री में नहीं कंडक्शन करता था। फिर रिपीटेड साइकिल होगा। हाँ बोलो सर। तो यहाँ है क्या कि यहाँ क्लास बी एम्पलीफायर में हमने देखा था कि क्लास बी एम्पलीफायर का कंडक्शन सिर्फ इतने पार्ट के लिए होता था, यानी 180 डिग्री का ही कंडक्शन होता था, हमें हाफ वेव भी मिलता था उसमें। ठीक है, अब होता क्या था कि अगर रिपीटेड ऑपरेशन हम लोग करेंगे
तो हर हाफ के बाद कंडक्शन होगा और हर हाफ के बाद एक कटा हुआ मिलेगा, यानी इसमें कंडक्शन हुआ 180 डिग्री में, फिर अगले 180 डिग्री में कोई करंट नहीं आया, कोई कंडक्शन नहीं हुआ, हटो बेटा, और फिर अगले वाले साइकिल में फिर कंडक्शन हुआ, फिर अगले वाले 180 डिग्री में कोई कंडक्शन नहीं हुआ, यानी एक वेव आपको छूटा हुआ हमेशा मिलेगा। चाहे तो आपको पॉजिटिव वाला पार्ट कंडक्शन मिलेगा, या उसको हम लोग उल्टा रिकॉन्फ़िगर कर दिए तो सिर्फ नेगेटिव वाला पल्स मिलेगा, यानी एक पल्स हमेशा मिसिंग रहेगा। तो अगर क्लास बी एम्पलीफायर से आपको दोनों पल्स चाहिए तो हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है, हमें दो एम्पलीफायर, दो क्लास बी एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। दो क्लास बी एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। एक जो है आपके सपोज दैट पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट कर रहा है और हर 180 डिग्री पर नहीं कंडक्ट कर रहा है, दूसरा वाला को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि जिस वक्त ये नहीं कंडक्ट करता है उस वक्त ये कंडक्ट करता है उल्टे साइड में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर, यानी जब ये धक्का दे रहा है तब ये नहीं है, जब ये धक्का नहीं दे रहा है तो ये खींच रहा है, पुश पुल एम्पलीफायर, इसलिए इसका स्पेशल नेम है। हमेशा हम कहते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नाम से ही हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो हमने देखा कि क्लास बी एम्पलीफायर में सिर्फ 180 डिग्री का कंडक्शन होता है, यानी हाफ वेव ही हमें मिलता है, तो जाहिर है हमेशा हमेशा बराबर एक ही टाइप का वेव मिल रहा है और वो भी 180 डिग्री के साइकिल में कंडक्ट कर रहा है, बाकी साइकिल में कोई करंट आपके आउटपुट साइड में जा ही नहीं रहा है, लोड साइड में जा ही नहीं रहा है। तो अगर आपको टारगेट दे दिया जाए, जाहिर है हमें जो टारगेट मिलता है हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी चीजों को रीडिजाइन करते रहते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट करते रहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करते रहते हैं। तो यहाँ भी अगर आपको कह दिया जाए कि आपको क्लास बी एम्पलीफायर को यूज करके आपको फुल साइकिल ऑपरेशन कराना है, यानी लोड को पूरा का पूरा कंप्लीट साइन वेव मिले, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में हम लोग दो क्लास बी एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसका अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि ये अपना पॉजिटिव पल्स अगर दे रहा है तो उस वक्त ये कोई कंडक्ट नहीं करेगा, जब ये कोई पल्स नहीं दे रहा है उस वक्त ये अपना नेगेटिव पल्स देगा, फिर ये जब पॉजिटिव पल्स दे रहा है तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, फिर जब ये कोई पल्स नहीं दे रहा है उस वक्त ये कंडक्ट कर रहा है, और अल्टीमेटली जो आपका कॉम्बिनेशन आता है, रिजल्टेंट वेव आता है, वो इस तरह का पूरे के पूरे साइकिल के लिए ऑपरेट करता है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग पुश पुल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए, इससे अलग दिखाने के लिए हमने नाम दे दिया ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का सिंगल इंडेड क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, हाँ सर, यस सर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कहां जा रहे हो बेटा, बैठो, चलो, अच्छा ठीक है, आएगी मम्मी, चलो। इसमें लिख लीजिए द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड हियर the function of the transformer used here is that या दैट छोड़ दो, इज टू मैच कर दो, दैट छोड़ दीजिए, इज टू मैच, MATCH, इज टू मैच द लो इंपीडेंस लोड such as loudspeaker, such as loudspeaker to that of output impedance of the amplifier, to that of output impedance of the amplifier. ठीक है, अब आ जाइए खाली इसकी एफिशिएंसी पे, टॉपिक दे दीजिए एफिशिएंसी ऑफ, या ओवरऑल एफिशिएंसी लिख लो, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ क्लास, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास A
एम्पलीफायर। ठीक है, तो हमें पता है ओवरऑल एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाता है, एवरेज एसी पावर supplied to the load divided by average DC input power given to the amplifier। ठीक है, यानी POAC P in DC। ठीक है, तो हमारा एफिशिएंसी यही होता है। अब एक पॉइंट लिख लीजिए, इंप्लाइज का साइन देके, इस पॉइंट में लिख लीजिए। तो आप लोगों को क्या कारण बताए थे जिसकी वजह से एफिशिएंसी इसकी हायर होती है, करंट कम देना होगा। दूसरा, प्राइमरी वाइंडिंग में जा रहा है ये करंट, और प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, एक तो करंट कम है और प्राइमरी वाइंडिंग को ये करंट जा रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग का आपका रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है, तो नतीजा है नेग्लिजिबल लॉस हो रहा है इसमें, एकदम नेग्लिजिबल लॉस। इसी पॉइंट को अब लिखना है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। हालांकि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में तो लॉसेस होता है, लेकिन हम लोग अगर आइडियल मान लें तो आइडियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एकदम जीरो लॉस होता है, नेग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, कॉमा दीजिए, इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एक कॉमा दे दीजिए, देयर इज नो प्राइमरी ड्रॉप।